प्यारे विद्यार्थियों, आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसकी कोड संख्या EL 301 है, के चैप्टर 4 फीडबैक एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन गेन स्टेबिलिटी, डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, नॉइज रिडक्शन, इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस। यानी नेगेटिव फीडबैक के गेन स्टेबिलिटी में, डिस्टॉर्शन में, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए बेनिफिट्स क्या हैं, नॉइज रिडक्शन, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस में नेगेटिव फीडबैक के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। सर्वप्रथम गेन स्टेबिलिटी। नेगेटिव फीडबैक में गेन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फीडबैक एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक में गेन इस सूत्र द्वारा प्रदान की जाती है, यानी AF या F फीडबैक गेन ऑफ वोल्टेज या गेन वोल्टेज गेन कहलाता है, फीडबैक वोल्टेज गेन। और A है यहाँ पर ओपन लूप वोल्टेज गेन, बीटा है फीडबैक फ्रैक्शन। तो ये तीन फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। A ओपन लूप वोल्टेज गेन, बीटा फीडबैक गेन, और AF है वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। इसमें 1+A बीटा को डी सेंसिटिविटी कहते हैं तथा 1/1+A बीटा को सेंसिटिविटी कहते हैं। इसका फीडबैक फैक्टर यदि 1 से अधिक होता है तो सूत्र, ये वाला सूत्र इस प्रकार बदल जाता है, AF बराबर A/A बीटा, यानी 1 को निगलेक्ट कर दिया तो A आप कट के आ गया 1/बीटा। इसलिए क्लोज्ड लूप गेन AF का मान बीटा पर निर्भर करता है। यानी जो क्लोज लूप गेन है फीडबैक नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की, वो सीधी इस सूत्र के अनुसार बीटा पर निर्भर करती है। ओपन लूप गेन A पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में ओवरऑल गेन स्टेबल बनी रहती है, यानी अधिकतम स्टेबिलिटी प्रदान होती है नेगेटिव फीडबैक में। तो ये एक बेनिफिट हुआ इसका नेगेटिव फीडबैक का गेन के ऊपर। यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब स्थायी, तो यानी लंबे समय तक गेन वहीं पर बनी रहता है, उसका मान में चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये होता है गेन स्टेबिलिटी का मतलब, यानी स्टेबिलिटी का मायने समझ में आया होगा आपके, गेन का मान स्थिर बना रहता है लंबे समय तक, उसे गेन स्टेबिलिटी कहेंगे। डिस्टोर्शन डिक्रीजेज। इसमें जो डिस्टोर्शन या विरूपण या विकृति आउटपुट बताती है वो घटती है नेगेटिव फीडबैक में। यदि इनपुट सिग्नल का मान ज़्यादा है या बड़ा है तो आउटपुट सिग्नल पर डिस्टोर्शन प्रकट होता है, दिखता है। मान लीजिए D बराबर डिस्टोर्शन विदाउट फीडबैक है, डिस्टोर्शन विदाउट फीडबैक है, और DF है डिस्टोर्शन इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो D तो बिना फीडबैक के डिस्टोर्शन मान लेते हैं, विरूपण, और DF है फीडबैक के साथ विरूपण यानी डिस्टोर्शन को प्रदर्शित करता है। इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त होगी V0 बराबर AVI प्लस D विदाउट फीडबैक है,
और इसके दोनों तरफ ए प्लस ए बीटा का भाग देते हैं, यानी ए प्लस ए बीटा का भाग देते हैं इस समीकरण में, तो ये इस तरह होता है V0 बटा 1 प्लस ए बीटा और AVI बटा 1 प्लस ए बीटा प्लस D बटा 1 प्लस ए बीटा, या V0F, इसको V0F कहा इसने, और इस अगले वाले जो टर्म है उसको AVIF के रूप में रखा, प्लस DF। यहाँ पर जो DF है वो D बटा 1 प्लस ए बीटा है। ये समीकरण 1 हो गई। इस समीकरण 1 से स्पष्ट है कि डिस्टोर्शन का मान नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में 1 प्लस ए बीटा फैक्टर द्वारा घट जाता है। तो यानी डिस्टोर्शन नेगेटिव फीडबैक में घटता है, तो ये एक बेनिफिट है, अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में बात करेंगे तो उसकी बैंडविड्थ की बात होती है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो इस तरह का होता है, मैं कर्व बना के बता रहा हूँ आपको। इसमें ये लोअर फ्रीक्वेंसी और ये अपर फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का जो अंतर है, लोअर अपर फ्रीक्वेंसी का अंतर, वो ही बैंडविड्थ है। और गेन हो गई इसकी, यहाँ पर मान लीजिए ये गेन है G1 और बैंडविड्थ है B1। तो विदाउट फीडबैक और विथ फीडबैक जो गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल मेंटेन रहेगा। एक एम्पलीफायर में बैंडविड्थ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का अंतर होती है, परंतु गेन विथ प्रोडक्ट विदाउट फीडबैक और गेन विथ प्रोडक्ट विथ फीडबैक बराबर होता है, यानी समान होता दोनों का। इसलिए गेन विथ प्रोडक्ट बराबर गेन विथ प्रोडक्ट विथ फीडबैक, यानी ए बीटा बराबर AF BF या बीटा F। तो ये विदाउट फीडबैक और विथ फीडबैक गेन विथ प्रोडक्ट एक समान बना रहता है। यहाँ पर A है गेन ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, B है बैंडविड्थ ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, AF है गेन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर और BF है बैंडविड्थ ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। AF BF बराबर AB और BF बराबर है AB बटा AF, AB बटा A बटा 1 प्लस ए बीटा। यहाँ पर A कट जाएगा तो बीटा मल्टीप्लाई बाई होगा ब्रैकेट में 1 प्लस ए बीटा, इसके द्वारा बीटा मल्टीप्लाई हो गया। तो बीटा F यानी बैंडविड्थ फीडबैक के साथ होगी बराबर होगी बीटा बिना फीडबैक मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस ए बीटा, यानी 1 प्लस ए बीटा फैक्टर जो डी सेंसिटिव फैक्टर है उसके गुणे में फीडबैक बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, तो बैंडविड्थ नेगेटिव फीडबैक में बढ़ जाती है। तो ये एक बेनिफिट है नेगेटिव फीडबैक का। नॉइज रिडक्शन, एम्पलीफायर सर्किट्स में नॉइज सर्किट के विभिन्न युक्तियों द्वारा उत्पन्न अनवांटेड सिग्नल का प्रभाव होता है। एम्पलीफायर सर्किट्स में नॉइज सर्किट के विभिन्न डिवाइसेस द्वारा उत्पन्न अनवांटेड सिग्नल्स का प्रभाव, यानी जो सिग्नल हमें नहीं चाहिए उन सिग्नल्स की उत्पत्ति होती है एम्पलीफायर के विभिन्न सर्किटरी डिवाइसेस में, जिससे नॉइज उत्पन्न होता है। एम्पलीफायर्स की आउटपुट में आउटपुट सिग्नल एंड नॉइज एंड सम्मिलित रूप से आता है, मिलजुल कर दोनों साथ आते हैं आउटपुट पर, आउटपुट सिग्नल प्लस नॉइज। एम्पलीफिकेशन के बाद नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में नॉइज वोल्टेज का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार होगा, NF बराबर
एन बटा 1 प्लस ए बीटा। ये सूत्र काफी कुछ पहले एक सूत्र के से मैच करता है, यानी इतने मान में नॉइज की जो वोल्टेज है इस फैक्टर ए बीटा द्वारा घट जाती है। यहां पर देख रहे हो डिस्टोर्शन भी इसी फैक्टर के द्वारा घटता है, जैसा कि नॉइज, ये डिस्टोर्शन नॉइज घटती है वैसे ही डिस्टोर्शन भी सेम उसी फैक्टर द्वारा घटता है। इंक्रीजिंग इनपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस यानी ZIN, ये इनपुट इंपीडेंस हुआ। इनपुट इंपीडेंस को हम इस सूत्र तो बता सकते हैं, VN बटा IN बराबर ZIN जीरो। जीरो का मतलब बिना फीडबैक, बिना नेगेटिव फीडबैक के ये सूत्र है। नेगेटिव फीडबैक के साथ करंट घट जाता है और वो उसका मान आता है IN बराबर V डैश बटा ZIN जीरो। यहाँ पर V डैश जो है वो यहाँ दिखा रखा है, यानी ये एम्पलीफायर के इंटरनल इनपुट साइड पे प्रदर्शित होता है V डैश, और V डैश का जो मान आएगा वो कंप्लीट वोल्टेज में से इस वोल्टेज को घटाएंगे तब आएगा, तो वो V डैश का मान होगा V इन माइनस बीटा V आउट बटे Z इन जीरो। गेन रूप में व्यक्त करने पर V आउट बराबर V इन A0 बटा 1 प्लस A0 बीटा। ये जो सूत्र है फीडबैक का जो सूत्र होता है वो सूत्र को इस्तेमाल किया, यानी AF होता है, AF की जगह हमने लिखा V आउट बटे V इन, और उसी से निकला सूत्र। अब IN का जो मान है, यानी इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट करंट का जो मान है IN बराबर V इन बटा ZIN जीरो के रूप में बताया गया है। यानी ये कहां से आया है, ये जो सूत्र आया ये इसको समीकरण को यूज किया है, यानी V इन बटे ZIN जीरो को बाहर रखा और ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा A0 बटा 1 प्लस बीटा A0 के रूप में प्रयोग किया। अब इफेक्टिव इंपीडेंस है वो हो जाएगी Z इन F बराबर V इन बटा IN। यहाँ पर जो V इन का जो मान आएगा बटे IN का जो मान होगा वो इस सूत्र के आधार से निकाला, इसको सोल्व करके यहाँ पर V इन बटा IN रखा और ZIN और मल्टीप्लाई बाई ये फैक्टर, तो 1 प्लस बीटा A0 ZIN जीरो के रूप में ये मान हमें प्राप्त हुआ। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में Z इनपुट का मान 1 प्लस बीटा ई फैक्टर द्वारा बढ़ जाता है, यानी इनपुट इम्पीडेंस में जो बढ़ोतरी होती है नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने पर वो 1 प्लस बीटा A0 द्वारा बढ़ जाता है इनपुट इम्पीडेंस का मान। आगे चलते हैं, डिक्रीजिंग आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस इसमें घटती है। नेगेटिव फीडबैक का जो इफेक्ट है ZO यानी आउटपुट इम्पीडेंस पर, वो इस प्रकार
कैलकुलेट करते हैं। जेड आउट एफ बराबर वी आउट बटा आई आउट, इधर अप्लाई किया इसको, बराबर ए जीरो वी डैश, यानी वी आउट का मान कैसे निकाला है, ये वी जीरो ए जीरो वी डैश माइनस आई आउट जेड आउट के रूप में वी आउट का मान रखा है, और नीचे आई आउट आई जाएगा। तो ये इस तरह समीकरण हो गया, ये जेड आउट बटा आई आउट बराबर ए जीरो, और वी डैश का मान यहाँ रखा है, वी डैश का मान है इस वी इनपुट में से इसको घटाया, तो वी डैश का मान रखा ए जीरो वी इन माइनस बीटा वी आउट माइनस आई आउट जेड आउट बटा आई आउट के द्वारा ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो वी आउट को एक तरफ ले लिया इसमें, यानी ये वी आउट यहाँ है और ये वी आउट यहाँ है, तो इन दोनों की तरफ क्या, वी आउट 1 प्लस ए जीरो प्लस ए जीरो बीटा के रूप में ये प्राप्त हुआ। तो ये एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया इस वी आउट से, और बार बराबर इसकी रहा ए जीरो वी इन माइनस आई आउट जेड आउट के रूप में, और वी आउट बराबर ए जीरो वी इन माइनस आई आउट जेड आउट बटा 1 प्लस ए जीरो बीटा के रूप में ये वी आउट का मान प्राप्त हुआ। वी इनपुट कांस्टेंट हो तो यहाँ पर वी इनपुट अगर कांस्टेंट है तो वी आउट को आई आउट के साथ बदलाव किस प्रकार होगा, हम उसको अवकलन करके पता कर सकते हैं। जेड आउट यानी आउटपुट इम्पीडेंस फीडबैक के साथ बराबर होगी माइनस डेल्टा वी आउट बटा डेल्टा आई आउट, यानी डिफरेंशिएट ऑफ वी आउटपुट का आई आउट के सापेक्ष, ये अवकलन निकाला है। तो अगर आई आउट के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इस समीकरण को, तो ये कांस्टेंट है ये वाला पार्ट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और इसमें आई आउट हट जाएगा और जेड आउट बचेगा, केवल जेड आउट बटा 1 प्लस इफेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट है जेड आउट और 1 प्लस ए जीरो बीटा ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी कैंसिल नहीं होता, वो एज इट इज आ जाएगा। और आई आउट के से जैसे ही आई आउट का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इससे एक में कन्वर्ट हो जाएगा, आई डी आई आउट बटा डी आई आउट एक के बराबर होता है। तो ये समीकरण जो बन गया जेड आउट विथ फीडबैक का, ये इस प्रकार होगा, जेड आउट बटा 1 प्लस ए जीरो बीटा। तो ये डिस्टोर्शन नॉइज में जैसा सूत्र था वैसा ही सूत्र यहाँ आ गया। तो आउटपुट इम्पीडेंस जो है नेगेटिव फीडबैक में 1 प्लस ए जीरो बीटा फैक्टर से घट जाता है। ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर ये कम से कम 10 से 100 गुणे के रूप में घटता है आउटपुट इम्पीडेंस फीडबैक के केस में, और आउटपुट एम्पलीफायर में इसका प्रभाव जीरो बना रहता है। तो आज हमने इस प्रकार नेगेटिव फीडबैक का गेन स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, नॉइज, डिस्टोर्शन, इनपुट आउट फ्रीक्वेंसी इनपुट आउट इम्पीडेंस पे जो प्रभाव होता है उसको जाना। तो कुछ के लिए ये बेनिफिशियल है, कुछ में ये नेगेटिव रूप में मतलब घटाने का काम करता है, कुछ में बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर हम देखा जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो घटती है, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ती है, डिस्टोर्शन नॉइज घटती है, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती है, गेन स्टेबिलिटी, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी इम्प्रूव होता है। तो ये नेगेटिव फीडबैक के फायदे हैं एम्पलीफायर में जब इसको अप्लाई करते हैं, यानी नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर में यूज होता है, और नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस एम्पलीफायर में यूज करती है। तो आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू।